अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सपोज और मैं हूं शहराज हसनात। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक्सपोज करेंगे NICL को। वो कंपनी, वो सरकारी कंपनी जिसने कौमी खजाने को करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए का चूना लगाया, और ये चूना पिछले कई सालों में मुसलसल लगता रहा। आहिस्ता आहिस्ता जब इसके जिम्मेदारान गिरफ्त में आए तो मालूम हुआ कि इसमें बहुत से पर्दा नशीनों के नाम भी हैं, बहुत बहुत बड़े स्कैम इसमें खुले। सिर्फ लाखों रुपए मालियत की जमीनें अरबों रुपए में ली गई। इसके अलावा जो गैर कानूनी भर्तियां थी वो इसमें की गई, और इसके साथ साथ इतनी अंधेर नगरी मचाई गई कि कुछ एयर टिकट्स इशू किए गए तकरीबन 1 करोड़ रुपए मालियत के, और जिन अफसरान के नाम पे वो टिकट इशू किए गए उन अफसरान को इसका इल्म तक न था। आहिस्ता आहिस्ता मामला खुलना शुरू हुए। पिछले दौरे हुकूमत में इस मामले पे FIA के जो एडिशनल डायरेक्टर थे जफर कुरैशी, वो बड़ा लेके चले। बड़ा ये जमीन का जो स्कैम था लाहौर में वो बहुत उठा। तकरीबन 20 कनाल कुछ का ये स्कैम था। इसमें मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा हबीबुल्लाह वड़ाइच के बेटे मोहसिन वड़ाइच का नाम सामने आता रहा, मगर अनफॉर्चुनेटली रेड वारंट इशू होने के बावजूद हुकूमत मोहसिन वड़ाइच को नहीं पकड़ सकी। और कहा यह जा रहा था कि मोहसिन वड़ाइच इंग्लैंड में और पाकिस्तानी गवर्नमेंट और बरतानवी हुकूमत के दरमियान मुजरिमों की हवालगी के हवाले से कोई माहिदा नहीं था, जिसकी वजह से रेड वारंट के बावजूद मोहसिन वड़ाइच को नहीं लाया जा सका। जो मेन अक्यूज थे अयाज खान नियाजी, जो उस वक्त के चेयरमैन थे NICL के, वो गिरफ्त में रहे और मामला खुलते रहे, बल्कि इसमें बहुत ज्यादा पॉलिटिशियंस के नाम भी थे। मगर मैं आज का जो स्कैम आपके सामने एक्सपोज करने लगा हूं, ये वो चीजें हैं जो अभी तक मंजर आम पर नहीं है, और आहिस्ता आहिस्ता NICL की जो इंक्वायरी रिपोर्ट्स हैं उसमें ये चीजें खुलती जा रही हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा हायरिंग की, जो तकरीबन 2008 से 2010-11 के दरमियान NICL में की गई। और जो रिपोर्ट हमारे पास है, ये ऑफिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट मेरे पास है जो NICL की अपनी है, और आप देख सकते हैं कि कितने डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें NICL की तमाम जो डिटेल्स हैं वो मौजूद है। और इसके मुताबिक तकरीबन 37 के करीब एग्जेक्टिव अफसरान को भर्ती किया गया NICL में जो खिलाफ ज़ाब्ता था। मिसाल के तौर पे जिस एग्जेक्टिव अफसर को भर्ती किया गया, अगर उसकी क्वालिफिकेशन बिजनेस लेवल की थी, बैचलर या मास्टर्स, तो इंटर भर्ती किया गया। उम्र की हद भी जो है वो पूरी नहीं गई। इसके साथ साथ जो टिकटों का मामला था वो डिटेल्स भी मैं आपसे शेयर करता फिरूं कि जिन अफसरान के नाम पे तकरीबन 97 लाख रुपए की टिकट्स ली गई उनको मालूम ही नहीं था। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम में मैं स्टार्ट करूंगा। हमारे जो गेस्ट हैं फवाद यूसुफजई, जर्नलिस्ट हैं, नेशन से इनका ताल्लुक है। इरेगुलर हायरिंग के हवाले से मैं इनसे बात करता हूँ। फवाद, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा कि ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई है, इससे पहले अभी तक जिक्र नहीं हो रहा था NICL के, सिर्फ लैंड स्कैम्स और बाकी इरेगुलरिटीज की बात हो रही थी। इसमें हमने ये देखा कि ये जिस तरह एक साहब हैं मोहम्मद शरीफ शाकिर, एग्जेक्टिव अफसरान के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर या मास्टर्स, वो भी बिजनेस में। इनकी क्वालिफिकेशन इंटर है और इनका जो उम्र है वो 1968 है, यानी ये उम्र की तमाम हदों को पार कर चुके थे, मगर इसके बावजूद इन्हें हायर किया गया। सेम इज द कंडीशन अगर हम एक और पेज पे आते हैं, जो असिस्टेंट मैनेजर भर्ती किए गए जनाब मोहम्मद सईद असलम साहब, इनकी लॉ की डिग्रीज हैं और इनकी एज भी 1963 है, मगर इसके बावजूद इन्हें भी हायर किया गया। ये सिर्फ 2 एग्जांपल्स हैं। जो रिपोर्ट हमारे पास है उसके मुताबिक 37 अफसरान को भर्ती किया गया जो मेयार पे पूरे नहीं उतरते एडवर्टाइजमेंट के। जी, दे आर नॉट सर जी 37, एक्चुअली दे आर 169 आउट ऑफ टोटल जो है जो हायर किए गए हैं, दे आर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, दे आर 169। ठीक, इन्होंने कमेटी बनाई, कमेटी को बताया गया कि जी पैरा लग गया है 37 पीपल पर। ठीक है। जो ऑडिट कमेटी ने लगाया है, डिपार्टमेंटल ऑडिट कमेटी ने, वो 37 लोगों का है। लेकिन जो कमेटी थी उनको ऐसा लगा कि बाकी लोगों को साफ करने की एक कोशिश है, तो उन्होंने नहीं कि हम 2009 से लेकर 2012 तक जो ऑडिट पीरियड है उसके तमाम अपॉइंटमेंट देखेंगे। जब उन्होंने उसको रिव्यू किया तो जब रिव्यू किया तो उनमें 138 जो है वो गैर कानूनी भर्ती हुए हैं आउट ऑफ 169 138 जो इधर लिखा भी हुआ है। ठीक है। 138 जो है ये बिल्कुल इलीगल अपॉइंट हुए हैं, जिसमें 95% जो है वो FA और मास्टर सॉरी मैट्रिक है। ठीक। तो खालिद की क्वालिफिकेशन इसकी है MBA, BBA, BCom। ठीक है। उसके अगेंस्ट से हायर किए गए हैं। सर जी फिर आ जाते हैं ये कंप्यूटर ऑफिसर्स। कंप्यूटर ऑफिसर है 59। ओके। ऑडिट कमेटी ने इनको बताया कि जी जो इंक्वायरी कमेटी है इनको कहा है कि जी आप 5 की 7 की कर लो, बाकी जो है ना करो। उन बाकी का जिक्र ही नहीं था। ठीक है। तो उन्होंने इस तरह किया कि नहीं जी हमें सारी चाहिए। तो उसमें सर जी 41 जो है
41 गैर कानूनी, आउट ऑफ 59 41 गैर कानूनी, यानी 80% ऑलमोस्ट जो हायरिंग है वो गैर कानूनी है। ठीक है सर, ये 80% है। अगर आप आखिर में आ जाओ तो टोटल 255 हायर किए गए हैं, जिसमें 200 इलीगल है। 255 टोटल है। अच्छा, उसमें 200 इलीगल जो इस रिपोर्ट के मुताबिक। ओवरऑल टोटल हायरिंग में यानी कंप्यूटर ऑपरेटर्स भी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स भी और असिस्टेंट मैनेजर पर आते हैं। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर सर जी इन्होंने कहा 27 इन्होंने हायर किए हैं, लेकिन इन्होंने इंक्वायरी कमेटी को नाम फॉरवर्ड किए सिर्फ 5 के। क्यों? बस सर जी बाकी को छुपाना था इसलिए। अच्छा, तो इंक्वायरी कमेटी ने जब सारों का रिव्यू किया तो फिर मालूम हुआ कि ये घपले हैं, ये घपले हैं। तो उसमें 27 में जो असिस्टेंट मैनेजर है उसमें 21 जो है वो इरेगुलर है। तो ये मैं पूछना ही चाह रहा था, इन्हें भर्ती किसने किया, ये कौन लोग थे? सर इस बारे में सर जी हमने बंदूकता साहब को भी फोन किया। अच्छा, बंदूकता साहब कहते हैं कि जी हमारे पास अभी तक ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नहीं आए तो हम उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, जो सिटिंग चेयरमैन है वो कह रहे हैं कि जैसे के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के वो कह रहे हैं जब हमारे पास इसकी ये लिस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये पेश होगी सारी के सारा ऑडिट रिपोर्ट तो फिर हम इस पे कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो नुसरत हुसैन साहब है जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाइनेंस है, उसके में आपको जो इख्तिलाफी नोट है इसमें पीछे 100 पेज पर 101 पर लिखा हुआ है। सर जी वो कहता है कि अयाज खान नियाजी उस वक्त हमारे सीईओ थे। ठीक है, उन्होंने किया, वजारत तिजारत के लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है बाकायदा, नोट ऑफ डिसेंट लिखा हुआ है। सर जी बिल्कुल लिखा हुआ है, इख्तिलाफी नोट में लिखा कि वजारत तिजारत के लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन चूंकि वो सियासी फैसला था। ठीक है, और वजारत तिजारत इतनी पावरफुल है तो उनको कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन NICL के खिलाफ ये रिपोर्ट बनाई। यानी एक्चुअली जिन लोगों ने प्रेशराइज करके, सियासी लोगों ने प्रेशराइज करके NICL में ये भर्तियां कराई, उनको कोई नहीं पूछ रहा, और जिन्होंने ये कर ली अपनी नौकरियां बचाने के लिए उनके पीछे पड़ गए, हैं। अच्छा, तो इन्होंने लिखा गया कि FIA को ये सारी रिपोर्ट, इंक्वायरी रिपोर्ट दे दो ताकि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। तो उन्होंने जो नुसरत हुसैन साहब है वो फरमा रहे हैं कि चूंकि तमाम लोगों को इसका पता है तो FIA को देने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, किसको देने की जरूरत है फिर? तो कहते हैं बस हम इस तरह करते हैं। उसने 4 वो दी है, सजेशन दी है क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, उस नंबर वन वो कहते हैं कि जो लोग क्राइटेरिया पर पूरे होते हैं उसको तो कुछ ना कहा जाए। ठीक है, उसमें उसका जिक्र भी नहीं है। ठीक है ना। नंबर 2, जिन लोगों ने भर्ती के बाद अपनी क्वालिफिकेशन अपग्रेड की हुई है उनको भी कुछ ना कहा जाए। ठीक है। नंबर 3, जिन लोग जो है वो गैर कानूनी है उसको डिमोट करके 1 ग्रेड नीचे किया जाए। यानी वो कह रहे हैं बस जान छुड़ाओ, जो हो गया सो हो गया। उसके बाद जो रह जाए उनके खिलाफ एक्शन लो, तो उसके बाद क्या बचेगा? उसके बाद तो बचेगा कुछ नहीं। 255 में से अगर 200 बंदे जो हैं वो गिल्टी हैं तो 55 बंदों को किसी की सजा है उसमें। बहुत शुक्रिया फवाद यूसुफ। नाज़रीन, एक ब्रेक लाके यहाँ पे लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जो NICL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन है अमीन बंदूकदा, उन्होंने हमें कराची स्टूडियो में ज्वाइन किया। इसके साथ साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया मियां अब्दुल मनान है, सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, PMLN के MNA, और इसके साथ साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर हैं और बहुत आवाज उठाते हैं इस तरह के इशू पे। NICL के मजीद स्कैम के बारे में उनसे भी जानेंगे मगर इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले NICL के सिर्फ एक स्कैम जो इलीगल हायरिंग है उस पर बात कर रहे थे, और जिस तरह फवाद यूसुफ ने जिक्र किया कि 650 में से तकरीबन 200 के करीब गैर कानूनी जो है वो हायरिंग है, और आप खुद इमेजिन कर लें कि अगर वो लोग की पोजीशन पे बैठे हुए हैं तो इदारा किस तरह चल रहा होगा। बहरहाल ये हम जानेंगे। जो कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है अमीन बंदूकदा साहब, बहुत शुक्रिया अमीन साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत ज्यादा उंगलियां उठ रही हैं NICL के ऊपर एक बार फिर। पहले तो सिर्फ लैंड का स्कैम था और वो मामला भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में दोबारा से उठ रहा है, जबकि अब तो और चीजें भी सामने आ रही हैं जिसमें NICL की अपनी ऑडिट रिपोर्ट है। गैर कानूनी भर्तियों का एक चीज अभी सामने आ रही है, तो मैं सिर्फ आपसे उसके बारे में अभी पूछना चाह रहा हूं कि जो ये गैर कानूनी भर्तियां खासतौर पर असिस्टेंट मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की गई हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर्स की गई हैं, उस हवाले से अभी तक आपने क्या स्टेप्स टेक ओवर किए हैं? जी जनाब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, और इसके पहले फवाद साहब ने भी जो बात की, आई कैन रिलेट टू व्हाट ही सेड, आई वी फुली अग्री। अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड जरा दे दूं। जी। NICL में एक नहीं बहुत से मसले हैं और ये 2008 से चले आ रहे हैं। ठीक है। 2009 में शायद जो पिछले CEO थे, CEO एंड चेयरमैन, वो चले गए थे 2009-2010 में। उसके बाद NICL बगैर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, बगैर CEO के 5 साल चलती रही। ठीक है। हम लोग 2015 के मई के महीने में आए हैं, एंड वी आर जस्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वी हैव नो एग्जीक्यूटिव पावर्स। मुझे आपने इंट्रोड्यूस किया एज अ चेयरमैन। I am chairman of the board. Yeah, chairman board of directors, but obviously this is what the board of directors which has to decide about everything. You're absolutely right. Absolutely right. Just bear with me for a few minutes. Okay. मैं आपको पूरा बताऊंगा. We were as shocked as you are today
और ये सारी चीजें जो आपने बताई हैं, सारी चीजें हमने देखी और हम तो हैरान थे कि ये किस तरह एक कंपनी चल रही है। सबसे बड़े जो स्कैंडल हुए थे इसको कितना टाइम लगेगा? उसमें अयाज खान नियाजी साहब के जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड और उनके साथ जो लोग काम कर रहे थे, वो लोग उस वक्त भी मौजूद थे NICL में और आज भी हैं, और उनके नैब के ट्रायल भी चल रहे थे साथ साथ। अच्छा। उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट्स वहां मौजूद थी, हमने इंक्वायरी रिपोर्ट देखी, हमने इनको बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया। हमने कहा कि मे बी इट इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, मे बी क्योंकि वो शिकायत कर रहे थे कि सही नहीं हुई थी। हमने कहा चले हम इनकी बात मान लेते हैं। हमने ग्रेड 21 ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को कह के अपॉइंट करवाया, टोटली न्यूट्रल आउटसाइड। उन्होंने फिर अपनी इंक्वायरी की और उन्होंने कहा कि यस दीज पीपल आर गिल्टी एज द फर्स्ट रिपोर्ट हैज सजेस्टेड। हमने इन 3 आदमियों को फारिग किया NICL किन के नाम ले रहे हैं? नाम लीजिएगा जरा 3 बंदों के जो आप बता रहे हैं प्लीज। मैं आपको नाम ले देता हूं। एक है मोहम्मद जहूर साहब, अच्छा जी, जो कि जो लैंड स्कैम में जो इन्वॉल्व हैं, जो बड़ी बड़ी लैंड स्कैम की आप बात कर रहे हैं, वराई साहब की बात कर रहे हैं, दुबई की प्रॉपर्टीज की परचेज की आप बात कर रहे हैं, उसके अंदर ये सारे शामिल थे, मोहम्मद जहूर और जाहिद हुसैन साहब। इनको हमने फारिग किया। ठीक है, ये इस वक्त नैब कोर्ट के अंदर इनका ट्रायल चल रहा है। कमाल इत्तेफाक कह लें कि जिन लोगों के नाम पे 97 लाख की टिकट्स ट्रैवल सॉल्यूशंस लाहौर से खरीदे गए, उन मुलाजमीन की ना ही तो पर्सनल फाइल में ये रिकॉर्ड था और ना ही आप लोगों के पास ये रिकॉर्ड था। यानी 97 लाख में वो ट्रैवल भी कर रहे हैं, किसी अनजहानी दुनिया से वापस भी आ गए और उन्हें ये भी नहीं मालूम कि किस जहाज में और किस जगह पे उन्होंने ट्रैवल किया है। ये हाल है NICL के। तो मैं इसी तनाजुर में सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैं मियां अदनान साहब को गुफ्तगू में शामिल करना चाह रहा हूं कि भाई ये सब कुछ तो ठीक हो गया, कार्रवाई नैब को देती, इंक्वायरियां लग गई, कर क्या रहे हैं आप लोग बैठ के? जी यही मैं कह रहा हूँ ना, ये रिपोर्ट भी जब हमारे सामने आई तो हम खुद हैरान रहे। और आप 97 लाख बता रहे हैं, हमारा तो शक है कि इससे ज्यादा भी होगा, हमें पता नहीं है। ऑडिट में मैं उसी का जिक्र कर रहा हूं। जी अरशद साहब उनका नाम है, उनको भी हमने फारिग किया। ही इज वन ऑफ द 3 पीपल जिसको हमने फारिग किया। डू यू थिंक दैट दिस इज द ओनली सॉल्यूशन? जस्ट फायर देम, खाओ पियो, माल बनाओ, कमाओ और फायर हो जाओ बस? नहीं, इनकी इंक्वायरीज चल रही है। देखिए ना, हमारे हाथ बंधे हुए होते हैं। हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अभी हमने 3 बंदों को फारिग किया है, तो सारा मलबा हमारे पे गिर रहा है। एक डेफेमेशन कैंपेन शुरू हो गई है, हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो हमें भी बड़ा देख के चलना होता है। मियां अदनान साहब बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए। पैक में बड़ा शोर मचा, यू आर अमंग दोज मेंबर जिन्होंने इसके ऊपर बड़ी आवाज उठाई। इतना रिकॉर्ड आपने उसको गो थ्रू किया, चेक किया। ये मेरे आगे भी रिकॉर्ड का ढेर लगा हुआ है क्या? ये NICL का जिम्मेदारान कौन है? किस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहता है जी हमारे हाथ बंधे हुए हैं? आप अमीन बंदूकदा को सुन रहे हैं। अगर उनके हाथ बंधे हुए हैं तो फिर कम से कम आपको कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आपके हाथ भी बंधे हुए हैं तो फिर तो इस इदारे को बंद कर देना चाहिए। तो बंदूकदा साहब एक बात लिख लें कि ना आपके हाथ बंधे हुए हैं और ना आप पे कोई इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। उन मुल्ज़िमों को एक एक करके हम कटहरे में लाएंगे और हम आपके साथ हैं। पूरी पब्लिक अकाउंट कमेटी जिसने इस केस पे शोर मचाया और पूरा रिकॉर्ड मंगाया, और आपके शायद इल्म है कि हमें रिकॉर्ड मंगाते हुए भी 6 महीने लग गए, ये तो आपके इल्म में है ना। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये मेजर हबीबुल्लाह बड़ैच साहब जो कि मुशर्रफ दौर में वजीर भी रहे और MNA भी बने, पता नहीं किस तरह बन गए ना, उनके बेटे हैं मोहसिन हबीब बड़ैच। मोहसिन हबीब साहब ने ये ज़मीन जो ऑडिट की रिपोर्ट है मेरे पास पड़ी हुई, उसमें से 13 कनाल ज़मीन इन्होंने खरीदी आयशा कयूम, बुशरा कयूम, सलमा कयूम और शहला कयूम से और मोहम्मद अमीन, ये इनसे खरीदी। और 7 कनाल 2 मरले ज़मीन इन्होंने हिबा कराई जाहिदा परवीन से, और ये सारी ज़मीन इनको एवरेज कास्ट पड़ी 1 मिलियन पर कनाल। ठीक है, जो इन्होंने बेची अमीन भाई इन्होंने बेची 53 मिलियन पर कनाल, और ये उस बिडिंग में शामिल भी नहीं थे। और ये उस बिडिंग में शामिल भी नहीं थे। और ये साहब उस जमीन के जब ये इश्तिहार आया है मोहसिन हबीब बड़ैच साहब, ये उस जमीन के मालिक भी नहीं थे। ये सारा ड्रामा इन्होंने 1 हफ्ते में किया, वो जमीन काबू की और उस पर आके नेगोशिएशन किया। और ये जो अयाज खान नियाजी साहब थे, अल्लाह अल्लाह, अब इनके बारे में मैं क्या कहूँ। मियां साहब मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस कैंप पे मजीद गुफ्तगू करेंगे। मगर अमीन बंदूका साहब, कम से कम एक चीज बेहतर है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पूरी श्योरिटी के साथ उनके जो मौजूद मेंबर हैं वो ये यकीन दिला रहे हैं कि आप लोग परेशान ना हो, और जो जिम्मेदारान के खिलाफ अगर आप कार्रवाई करेंगे तो वो आपके साथ खड़े हैं। बहरहाल इस पर मजीद गुफ्तगू जारी रखेंगे मगर इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन ब्रेक पे जाने से पहले मनान साहब जो हैं वो तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे हैं कि किस तरह
मुस्लिम लीग काफ के उस वक्त के MNA, एक तगड़े MNA हबीबुल्लाह वड़ाइच के बेटे हबीबुल्लाह वड़ाइच मिनिस्टर भी रहे हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ, और इनके बकौल के वो मुशर्रफ साहब के राइट हैंड थे, उनके बेटे मोहसिन वड़ाइच इस केस में रहे। पैक में भी ये मामला उठाए जा रहे हैं और हमें ज्वाइन किया है नुज़रत नज़र साहिबा ने, जर्नलिस्ट है, बिजनेस रिकॉर्डर से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया नुज़रत। अमीन बंदूकदा साहब जो क्लेम कर रहे हैं कि हमने मेजर बंदों की फायरिंग की है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास एक लिमिटेड पावर होती है, हम उसको उस हिसाब से चला रहे हैं फायरिंग के हवाले से, डू यू थिंक बिकॉज यू आर कवरिंग द NSCL मैटर्स कि जो फायरिंग की गई है वो वाकई इस काबिल बंदे थे, इतनी बड़ी बड़ी फायरिंग है कि उसका NACL को फायदा होगा एज अ कंपनी? डेफिनेटली होएगा, लेकिन जिस लेवल पे फायरिंग की गई है जिसमें कुछ लोग थे जो कि बहुत ही मेगा स्कैम में इन्वॉल्व थे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी थे जो ऐसे बंदे भी थे जो बहुत माइन्यूट लेवल पे थे, लाइक जिसका इन लैक्स में भी उनका करप्शन केसेस थे। कैन यू गिव एनी एग्जांपल ऑन इट? फॉर एग्जांपल एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन का एक बंदा इन्होंने हायर किया था, फिर उसमें उनके केसेस उसके जो ऑडिट में आया था कि इन्होंने ये कार व्हीकल यूज कर रहे हैं और इसके बाद फ्यूल कार्ड यूज कर रहे हैं, यानी जो छोटे छोटे स्कैम थे उसके ऊपर ज्यादा जोर दिया गया एज कम्पेयर टू बिग स्कैम। मैं अमीन साहब आपके पास आता हूँ, लेकिन मनान साहब हम वो गुफ्तगू कर रहे थे उसकी स्कैम की, और बिल्कुल वो सारी चीजें क्लियर हैं कि अखबार में जिस तरह का ऐड दिया गया वो उस तरह चीजें नहीं थी, वो कंपनी बिड में शामिल नहीं थी, रेट ज्यादा लगाए गए, और इस सारी चीज को एक्सपोज कर दिया नेस्पा की इस रिपोर्ट ने, जिसमें उन्होंने तमाम की तमाम चीजें क्लियर कर दी कि एक्चुअल रियलिटी क्या थी और ये ज़मीन की वर्थ क्या थी, कितना नुकसान इसको पहुंचाया गया NICL को, क्या इफेक्ट्स थे, ये सारी चीज़ें आ गई। पैक में हम लोग इस मामले को उठा भी रहे हैं और इस पर कार्रवाई भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या वजह है कि जो मेन जिम्मेदार, जो मेन गिल्टी लोग थे, उनके खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं हो सकी? देखें, मैं सिराज भाई आपको बताऊं कि अभी तक NICL में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो रेड टेपिज्म पे फाइलों को दबा लेते हैं, ये मैं ऑन एयर कह रहा हूँ। मसलन ये जो टीम थी अयाद खान न्याजी की, उसके 2-3 बंदे अभी सर वो अमीन साहब लाइन पे हैं, वो कह रहे हैं मैंने फायर किए हैं उनके राइट लेफ्ट हैंड, 3 बंदे कर दिए हैं फाइल, लेकिन नीचे कुछ लोग अभी बैठे हुए हैं जो इस चीज़ को डिले करते हैं, रिकॉर्ड प्रॉपर अथॉरिटी तक इन टाइम पहुंचने नहीं दे। अब मैं आपको बताऊं ये फ्रॉड हुआ कैसे। ये जब प्लान बना तो पहले दिन ही जो अयाद खान न्याजी थे उनका गठजोड़ हो गया मोहसिन हबीब साहब से, और 3 कंपनियों को बुलाया गया, मुगल स्टेट को, डायमंड डेवलपर को और न्यू सन मार्केटिंग को। उन्होंने रेट पता क्या दिए? एक ने 70 मिलियन कनाल का, अच्छा, एक ने 65 मिलियन, एक ने 90 से 130 मिलियन। बस इतने बड़े बड़े डाकुओं को बुलाया गया कि शायद चंबल में भी वो डाकू नहीं मिलते, और उनको बुला के ये यहां से बुनियाद बांधी गई इस फ्रॉड की। ये फ्रॉड जमीन खरीदने से पहले ये सारी बातें तय थी। उसके बाद मोहसिन हबीब साहब को इंडक्ट किया गया, लेकिन एक उर्दू की बड़ी मशहूर कोटिंग है कि गलत काम में गलती लाजमी अमर है। तो इनको ये ना याद रहा कि अगर उनको इंडक्ट करना ही था तो मोहसिन हबीब साहब जब ज़मीन खरीद चुके थे तो उसके साल या 6 महीने बाद खरीदते, लेकिन लालच में बेसब्री बड़ी होती है। उस बेसब्री में ये सारा काम 1 हफ्ते 15 दिनों में करना पड़ा, और अभी तक सही म्यूटेशन बनी भी नहीं थी, और वो ज़मीन आगे डील हो गई, बल्कि 250 मिलियन का एडवांस भी हो गया। सर ये सारा स्कैम तो एडमिट हो चुका है, कन्फेशन हो चुकी है, बल्कि मुझे याद है कि चेक डिपॉजिट करवा दिए गए थे, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो चेक की डिटेल्स मेरे पास आई है, जो इन्वेस्टिगेटर्स की रिपोर्ट है उस हवाले से। ये 250 मिलियन जो है ये एडवांस दे दिया गया, और उसमें से उन्होंने किया पता क्या कि टोटल 21 मिलियन। अब मैं आपको एक पैरा पढ़ के सुनाता हूं, आप देखें कि इस मुल्क के साथ हो रहे। मोर एवर NICL hired a services of Mr. Asif M. Chima, Advocate, Supreme Court, on June 1st, 2009, to scrutinize, inspect and examine the record pertaining to the 20 Canal 2 Marla land and in the later development. NESPAC was designed, जी वो मैंने जिक्र कर दिया कि नेस्पाक ने उसको असाइन किया गया। अब नेस्पाक ने जो रिपोर्ट दी उसने नेस्पाक ने बता दिया है कि ये इसकी सर उस हवाले से नेस्पाक की रिपोर्ट भी आ गई, उसके मुताबिक जो है ना, देता हूं कि कंसीडर द नेस्पाक असेसमेंट रिपोर्ट हमारे पास स्क्रीन पे रिपोर्ट चल रही है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि देखें मोहसिन वड़ाइच की तरफ से जो 50 करोड़ 28 लाख के 8 यानी जो चेक 10 दिए गए थे, उनमें सिर्फ एक चेक जो है 8 करोड़ का वो रिसीव हुआ है,
बाकी 8 चेक बाउंस हो चुके हैं, जबकि एक चेक अभी प्रेजेंट करना है। सर मैं ऑडिट को भी चैलेंज कर रहा हूं कि ये 502 मिलियन के चेक नहीं लेने थे। अच्छा। चेक लेने थे 1660 मिलियन के। ठीक, 1.5 अरब के ज्यादा से चेक लेने थे, क्योंकि 1686 मिलियन की पेमेंट है और ये टोटल 21 मिलियन की जमीन खरीदी गई है, बाकी तो सारा फ्रॉड ही फ्रॉड है। अमीन बंदूकदा साहब के ये जो कम से कम ये मेजर स्कैम जो था मोहसिन वराइस एंड कंपनी वाला, उसमें तो आप लोगों को जो चेक प्रेजेंट किए गए थे वो भी बाउंस होते जा रहे हैं और उसके खिलाफ अभी तक मेरा ख्याल है कि NICL की तरफ से भी आप लोग कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे। और मनान साहब तो ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर भी एतराजात उठा रहे हैं और उनका यही कहना है कि 1.5 अरब के चेक लिए जाने थे, सिर्फ 5 मिलियन के जो है वो चेक लिए गए हैं। 65 मिलियन की जमीन है। तो इस पे अब NICL मैं एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, आप लोग उसको रन कर रहे हैं, ये जो आपके चेक बाउंस हो रहे हैं, जो अमाउंट वापस नहीं आ रही, उस पर क्या कर रहे हैं आप? मुझे आप थोड़ा टाइम दे दें ताकि मैं आपको पूरी बात कर सकूं। सर आपके पास टाइम ही टाइम है। मनान साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी से इट इज वेरी अनफेयर टू से कि हमने जो छोटे छोटे लोग थे उनको टारगेट किया, जो मेगा स्कैम जब हुए हैं वो लोग अभी तक अंदर बैठे हुए हैं और उन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये बात बिल्कुल गलत है। हमने काम शुरू ही मेगा स्कैम से किया। देखिए, सबसे बड़ा स्कैम जो मनान साहब खुद कह रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज और लैंड का। उसी के अंदर ही जो 2 बंदे शामिल थे, मोहम्मद जहूर और जाहिद हुसैन, इनको हमने इनकी टर्मिनेशन की है। इनके अगेंस्ट ट्रायल चल रहा है नैब में। अब ट्रायल नैब का जब वर्डिक्ट आएगा तो उस वक्त उनको सजा मिलेगी। नैब के हवाले से तो आप गवर्नमेंट से पूछेंगे ना, ये बैठे हुए मनान साहब और नैब पे बताएंगे। आप बताइए बाकी। जी आप सुन लें प्लीज सुन लें। फिर आपने कहा कि वराइस साहब ने सारे चेक दिए। ये चेक दिए गए थे 5 साल पहले, हम नहीं थे। हम जब आए तो हमें पता चला इन्होंने सारे चेक दिए। हम अग्री करते हैं मनान साहब की बात से कि चेक गलत दिए गए थे, अमाउंट सही नहीं होगी, लेकिन अब चेक दे दिए गए। एवरी टाइम द चेक बाउंसर्स, उस पे FIR कट रही है और हर वक्त नया केस वराइस साहब के अगेंस्ट रजिस्टर होता है। अब वराइस साहब इस वक्त लंदन में अगर बैठे हुए हैं तो उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। वो तो द लॉ विल टेक इट्स कोर्स एंड अरेस्ट हिम व्हेनेवर ही कम्स हियर। और ये चीज हमने सबको अप्राइज कर दी है। ठीक है। जो आपने बात की 150 लोगों की भर्तियां हुई हैं, यस 150-200 लोगों की जो भर्तियां हुई हैं, उस बंदे की हमने एक्सटेंशन नहीं की, उसको हमने फारिग कर दिया। उसकी रिपोर्ट पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। सर मुझे सिर्फ एक ब्रेक लेनी है। मैं ब्रेक के बाद वापस आके ना ये जो भर्तियों का मामला ना दोबारा आपसे जानता हूँ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बंदूकदार साहब से दोबारा पूछते हैं कि भर्तियों पे ये क्या एक्शन टेक ओवर कर रहे हैं। विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले अली अमीन बंदूकदा से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। सिर्फ बंदूकदा साहब एक चीज ऐड करना चाह रही हैं। नुसरत, मैं इनसे बात करना चाह रहा हूँ। अच्छा, आपने बात की कुछ ऐसे लोग अभी भी NICL में मौजूद हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं। कौन कौन से लोग हैं? जिस तरह से नुसरत हुसैन साहब है, ही इज करेंटली हैविंग 4 की पोजीशंस। वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाइनेंस, एंड देन ही इज सेक्रेटरी HR एंड मार्केटिंग के भी, प्लस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी ही इज पार्ट ऑफ इट। बिल्कुल। अमीन साहब, आपने सुना नुसरत साहिबा क्या कह रही थी कि आप बात कर रहे थे ना हायरिंग और फायरिंग की, तो उसमें एक बंदे आपके पास ऐसे हैं जिनके पास बेतहाशा की पोजीशंस हैं। तो ऐसे बंदे को आप किस तरह जो है वो ये इवन इमेजिन कर सकते हैं कि वो अपनी पार्ट्स को मिसयूज नहीं कर रहा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कम से कम उसकी पार्ट तो डिवाइड कर सकते हैं और कोई और एलिजिबल लोगों को तो वहां पे लगा सकता है कि नहीं? वो है बेसिकली 3 पोजीशन वो रख रहे हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। मैं डिफेंड नहीं कर रहा। वो ऑपरेशन, इंश्योरेंस ऑपरेशन के हेड है जो कि उनका काम है। ठीक है। उसके बाद वो कंपनी सेक्रेटरी भी है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाइनेंस जो कि CFO की पोजीशन है वो भी है। ये 3 पोजीशन उनके पास थी और हम भी इतना ही हैरान थे जैसे आप लोग हो रहे हैं। अच्छा। ये हमने पावर उनको नहीं दी थी, ये 5 साल से उनके पास पहले से पावर थी। तो आपने ले ली? हमने आने के साथ ही सबसे पहली चीज सोची कि ये 3 चीजें इनके पास नहीं होनी चाहिए। हमने अखबार के अंदर आते ही इश्तेहार दे दिया कंपनी सेक्रेटरी का और इश्तेहार दे दिया CFO का। किस्मती कह लें कि हमने कंपनी सेक्रेटरी हायर कर लिया, वो प्राइवेट सेक्टर का था। उसने आके कहा कि जो आप लोग जो पब्लिक सेक्टर की तनख्वाह दे रहे हैं मुझे, वो उस तनख्वाह पे मैं काम नहीं कर सकता, आप मेरी तनख्वाह डबल कर दें तो मैं आ जाऊंगा। वो हम नहीं कर पाए। ठीक है। तो उसने रिफ्यूज कर दिया। फिर हमने एक CFO को पसंद कर लिया। CFO को अपॉइंट करने लगे तो पता चला वो CFO की तनख्वाह जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो थी, वो पाक री इंश्योरेंस में थी, उनकी तनख्वाह उन्होंने वहां डबल कर दी तो वो वहां रह गई, हमारे पास नहीं आई। फिर हमने फिर से इश्तेहार दिया है और अभी स्क्रीनिंग प्रोसेस जा रहा है। हमने 5 मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें उठाई हमने कि इन 5 चीजों को सबसे पहले ठीक करें, फिर एक एक करके आहिस्ते आहिस्ते करें। अगर ज्यादा चीजें करेंगे तो वी विल रॉक द बोट
और काउंटर प्रोडक्टिव। अमीन साहब, 5 चीजें कौन सी उठाई हैं आपने? हमने सबसे पहले जो मेगा स्कैम्स हुए थे लैंड के, उन बंदों को फारिग किया। ये जो एयरलाइन टिकट की आपने बात की, उसमें जो की आदमी रिस्पॉन्सिबल था उसको फारिग किया। ये बंदों की जो हायरिंग हुई है 150 आदमियों की, इसके अंदर जो बंदा ईडी सीएफ था, जो अयाज खान नियाजी के बाद कंपनी चला रहा था, और जो जिसको अयाज खान नियाजी ने ही हायर किया था, इसकी एक्सटेंशन हमने रोकी और हमने इनको भी रिटायर किया कि भाई आप भी चले जाएं। तो ये जो 4 की बंदे थे इनको हमने फारिग किया। उसके बाद हमने CEO के लिए जिद्दोजहद की, हमने सीएफ और कंपनी सेक्रेटरी के लिए इश्तेहार दिया, हमने बेतहाशा मेजर लिए जो आपको पता नहीं है। जैसे कॉस्ट कटिंग जो है कितनी कम हो गई, 40% कॉस्ट कटिंग हो गई है हर चीज के अंदर। एचआर कमेटी बनाई है, जो एचआर कमेटी ओवरसी कर रही है काफी चीजों को। ऑडिट कमेटी इस वक्त ऑपरेट कर रही है। सबसे पहले 5 साल के अकाउंट्स ऑडिटेड नहीं थे, अभी जाके 10 और 11 के अकाउंट्स हमने कंप्लीट करवाए हैं। अभी 10 और 11 में वो तबाही मची हुई है कि जब बाकी ईयर में आएंगे तो फिर बाकी ईयर में पता नहीं क्या तबाही कराए हैं। और अब 12, 13, 14 के जो हैं वो हम अवार्ड करने वाले हैं अकाउंटेंट को। ठीक है, हमें ज्वाइन किया सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर यासीन आजाद साहब ने। बहुत शुक्रिया यासीन साहब। NICL स्कैम एक ऐसा स्कैम जिसने लोगों को हिला के रख दिया। लाखों की जो प्रॉपर्टीज थी उन्हें अरबों में खरीदा गया, और ना सिर्फ पाकिस्तान में ये मैटर हुए बल्कि बैरून मुल्क भी प्रॉपर्टीज ली गई। मैं 2 मामला में आपसे पूछना चाह रहा हूं कि एक, अब ये जो इरेगुलर ये जो ऑडिट रिपोर्ट में जो चीजें सामने आई हैं, क्या जिम्मेदारान के खिलाफ सिर्फ कार्रवाई करके उन्हें निकाल देना काफी है, या गवर्नमेंट खुद से भी कोई स्टेप्स इस पे ले सकती है? कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कुछ कर सकता है? देखिए, ये जो रिपोर्ट है जिसका मैंने पढ़ी है जी, इस रिपोर्ट के देखने के बाद जो सूरत-ए-हाल हमारे सामने आई है उसके मुताबिक तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि बहुत बड़ी जो रूल्स की खिलाफवर्जी हुई है। ठीक। और पब्लिक अकाउंट कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें डिसेंटिंग नोट भी है। बाद ने ये कहा कि ये मामला FIO को जाना चाहिए। बात का कहना यह है कि पहले डिपार्टमेंटल इलेक्शन होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि इतने वसी पैमाने पे जब करप्शन हो जी, तो एग्जीक्यूटिव की ये ड्यूटी बनती है कि उस करप्शन को सरेआम करने के लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या उस कंपनी के रूल्स हैं उसके मुताबिक अगर आप मुनासिब समझते हैं तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कर लें। लेकिन डिपार्टमेंटल इंक्वायरी से भी मामलात कभी भी सामने नहीं आते। ठीक है, जाहिर है कि जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो लोग करेंगे, कोई गैर जानबदाराना कमेटी अगर आप बनाते हैं वो करती है तो बात समझ में आती है। ठीक है। और मैं पब्लिक अकाउंट कमेटी की रिपोर्ट जो सामने आई है जी, उससे ये साफ जाहिर होता है कि बड़े वसी पैमाने पे करप्शन हुई है। और ऐसी सूरत में आपका ख्याल यही है कि कोई इंडिविजुअल इंक्वायरी कमेटी सारे मामलों को लुक आफ्टर करे? इंक्वायरी तो चलनी है। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसमें जो बड़ा मेजर लैंड स्कैम था उसमें मोहसिन वड़ाइश एक पर्सन है जिसने किया था। मोहसिन वड़ाइश की मिसेस चूंकि ब्रिटिश नेशनल है और इस हवाले से शायद वो भी ब्रिटिश नेशनल हो चुके हैं, तो उनकी हवालगी नहीं हो पा रही। बहुत बहुत बड़े तगड़े अफसर आए, जफर कुरैशी जैसे, मगर अनफॉर्चुनेटली वो मोहसिन वड़ाइश को पाकिस्तान वापस नहीं ला सके। तो पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान जो मुल्जिमान की हवालगी के हवाले से क्या कोई इस तरह का सिलसिला मौजूद है कि जो मेन एक्यूज ऑफ दिस लैंड स्कैम है मोहसिन वड़ाइश, उसको वापस लाया जा सके? देखें, आपको याद होगा कि जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में नेवल चीफ को जो अमेरिका में बैठे हुए थे आप उनको पाकिस्तान में लेके आए जी। गवर्नमेंट वसी पैमाने पर कार्रवाई करके वो लोग जो पाकिस्तान में करप्शन में इन्वॉल्व हैं उनको अगर वापस लाने चाहें तो बहुत सारे मेथड हैं, लीगल तरीकाकार है उनको वापस लाने का। वापस लाया जा सकता है। याद होगा कि वापस लाया जा सकता है। सर, बरतानिया के हवाले से स्पेसिफिकली पूछना चाह रहा हूं क्योंकि इन्फॉर्मेशन शायद ये है कि हमारा बरतानिया के साथ कोई मुल्जिमान की हवालगी का एग्रीमेंट नहीं है। पहली बात यह है कि मुल्जिमान जो ऑफेंस किया, कमेंट किया, वो पाकिस्तान में किया, वो भैया पाकिस्तानी नेशनल भी हैं और अगर ब्रिटिश नेशनल भी हैं तो एक अलग बात है जी, ब्रिटिश नेशनल। लेकिन जब ऑफेंस उन्होंने किया तो उस वक्त पाकिस्तानी नेशनल थे, ठीक है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, एम्बेसी के लेवल पे हो सकती है, कवानीन मौजूद हैं। और उसकी एक जिंदा मिसाल मैंने आपको दिया कि जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में नेवल चीफ को आप अमेरिका से पाकिस्तान लेकर आए, आपका और अमेरिका के दरमियान भी कोई एग्रीमेंट नहीं था, इसके बावजूद आप उनको वापस, यानी अगर कोशिश कर रहे हैं तो ये भी लाए जा सकते हैं, ये बिल्कुल मुमकिन है। और उन्होंने जो ऑफेंस किया है वो पाकिस्तान के अंदर किया है, वहाँ की हुकूमत से अप्रोच किया जा सकता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में करप्शन किया, ठीक है, ये करप्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं, लिहाजा इनका हमारे हैंड ओवर करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया यासीन आजाद साहब हमें टाइम देने के लिए। मनान साहब, प्रोग्राम की आखिरी तरफ मैं जाऊंगा, ये केसेस NICL के नैब के पास हैं, आर यू सेटिस्फाइड विद नैब परफॉर्मेंस ऑन दोस केसेस? हम नैब के काम को तेज करने के लिए
और उसकी जो एक बड़ी कंप्लेंट आ जाती है डिले करने की, उसको दूर करने के लिए इंशाअल्लाह अगले ही सेशन में हम कानून साजी लाएंगे और नैब को एक बाख्तियार और मजबूत अदारा बनाएंगे। मैं अमीन बंदूकदार साहब आखिर में आपके पास आऊंगा। यासीन आजाद साहब जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और साबिक सदर भी रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि अगर नीयत हो तो बिल्कुल लाया जा सकता है, मोहसिन वड़ाइच को भी, बाकी लोगों को भी। तो बहरहाल चूंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन आप हैं और इस वक्त सिटिंग मैनेजमेंट कोई नहीं है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे आती है, चाहे वो केसेस नैब के पास हैं या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उनको देख रही है या FIA देख रही है या आपके अंदर इंटरनल इंक्वायरियां हो रही हैं। कार्रवाई बहरहाल आपने करनी है और ये स्टेप्स आपने लेने हैं। जी ये बिल्कुल सही कह रहे हैं और नीयत 100% है, इसमें बिल्कुल डाउट ना करें। ये जितनी भी रिपोर्ट्स आप जो जिक्र कर रहे हैं ना, ये आप देखें 5 साल से ये रिपोर्टें पड़ी हुई थी लेकिन मंजर आम पे नहीं आई। ये हमारे आने के बाद ही हम ही ने इनको डिस्क्लोज किया है और ये हमारी वजह से ही अब ये सारी रिपोर्टें इस वक्त सबके पास हैं, ताकि सब लोगों को पता हो कि क्या क्या इसमें खराबियां हैं और क्या क्या बुरी चीजें हुई हैं। और वो मैं सिर्फ एक और चीज ऐड कर दूं कि मियां मनान साहब ने ये श्योरिटी दी है हमारे साथ के प्रोग्राम में भी कि वो दोबारा PM साहब से मुलाकात करेंगे, उनके पास जाएंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एज सुन एज पॉसिबल जो रिकमेंडेशन आप लोगों ने भिजवाई हुई हैं NICL के हाई अप्स की, मैनेजमेंट के हाई अप्स की, उसको फौरी तौर पे अप्रूव कीजिए। बहरहाल अमीन बंदूकदार साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया नुज़रत नज़र साहब बहुत शुक्रिया, मियां मनान साहब हमें टाइम देने के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हमने एक्सपोज किया NICL के वो स्कैम जिन्होंने बाकायदा तौर पे इस इदारे की बेस हिला के रख दी है। वो इदारा जो कभी अपनी पॉलिसीज के हवाले से बड़ी शोहरत रखता था और उसकी बड़ी नेकनामी थी, आज उस इदारे का इंतहाई बुरा हाल है और इस चीज़ को मेरे तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी ने भी एक्सेप्ट किया है। बहरहाल अगले प्रोग्राम में मज़ीद चीज़ें एक्सपोज करते रहेंगे। हमें अपने फीडबैक से आगाह करते रहिए। हमारा फेसबुक और ट्विटर ID आपके सामने है, देखते रहिए डॉन न्यूज़।